आप होम ओनरशिप के इतने खिलाफ क्यों बोलते हैं? कहीं इसमें आपका कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है? कहीं घर ना खरीदने की सलाह देना आपका एक बिजनेस मॉडल तो नहीं है? क्या घर खरीदना एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं है? क्या होम लोन एक लीवरेज नहीं है? नमस्कार, मैं हूं रवि सिन्हा और ये सारे सवाल मेरे सामने कई बार आए हैं। मैंने कई बार इन सवालों का जवाब भी दिया है, लेकिन आज मैं एक बार फिर ये सारे सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि मैं जहां कहीं भी जाता हूं, टीवी चैनल्स के डिबेट में, पॉडकास्ट में, हर जगह मुझसे यही एक सवाल पूछा जाता है कि मैं होम ओनरशिप के रियल एस्टेट खरीदने के इतने खिलाफ क्यों बोलता हूं। हालत यह है कि कहीं किसी मॉल में, कहीं कहीं एयरपोर्ट पे कोई मुझे पहचान लेता है तो आकर बात करने लगता है और मुझसे यह सवाल जरूर पूछता है, एंटी होम बाइंग कहीं मेरा बिजनेस मॉडल तो नहीं है? हां, बिजनेस मॉडल की बात करूं तो मैं एज ए रियल एस्टेट जर्नलिस्ट, रियल एस्टेट न खरीदने की सलाह देना, आप समझ सकते हैं किस तरह का बिजनेस मॉडल है। कैसे बिल्डर्स मुझसे दूरी बनाते हैं, मुझे एक प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट मानते हैं, और वो दूसरे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, जो घर न खरीदकर पैसा कहीं और इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं, उनका तो एक बिजनेस मॉडल है। लेकिन मैंने आज तक कभी किसी को कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दिया है। मैं तो एक ब्रॉडर बात करता हूं और कहता हूं फैसला आपका। मैं किसी वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं करता हूं। चलिए, बिजनेस इंटरेस्ट की बात अपनी जगह है। सवाल यह उठता है कि मैं होम बाइंग के खिलाफ क्यों बोलता हूं। दरअसल मैं होम बाइंग के खिलाफ नहीं बोलता हूं। मैं जिस चीज के खिलाफ बोलता हूं वो ये है कि आप एक कर्ज का पट्टा अपने गले में डालकर घर ना खरीदें। आप ये इंश्योर कर लें कि लेवरेज का मतलब वाकई लेवरेज है, या वेस्टेड इंटरेस्ट ने लायबिलिटी को आपको लेवरेज बता दिया है। लीवरेज क्या होता है और यह टर्म कहां से आया है? ग्लोबल रियल एस्टेट मार्केट में, मैच्योर्ड प्रॉपर्टी मार्केट्स में, जहां की अगर आप डाउन पेमेंट दे सकते हैं तो उसके बाद आपका जो बोरोइंग कॉस्ट है, रेंटल रिटर्न उससे ज्यादा है। आप दुबई को देख लें, आप यूएस को देख लें, आपके बोरोइंग कॉस्ट और रेंटल रिटर्न में एक बहुत बड़ा गैप है और वो गैप आपके फेवर में है। मसलन कि अगर आपने घर खरीद लिया, डाउन पेमेंट दे दिया और आपने उस घर को किराए पे चढ़ा दिया, तो आपका टेनेंट आपका ईएमआई दे रहा है, साथ में कुछ एडिशनल आपकी जेब में भी आ रहा है। क्या इंडिया में यह रियलिटी है? फिर इसे लीवरेज क्यों कहते हैं? लीवरेज के पीछे जो कहानी ये आपको बताएंगे, वो कहानी ये है कि आपका, देखिए, जब आप घर खरीदते हैं, घर का एप्रिसिएशन इतना होता है, रेंटल रिटर्न इतना बचता है, आपका टैक्स इंसेंटिव इतना बचता है। कभी किसी ने आपको यह बताया है कि आपको एक रिवर्स कैलकुलेशन करना चाहिए? कभी कोई आपको यह बताएगा कि जो डाउन पेमेंट, मसलन कि 1 करोड़ का घर खरीदने के लिए 20%, 20 लाख का जो आप डाउन पेमेंट करते हैं, उस पर आप 7% का स्टैंप ड्यूटी देते हैं और 5% आप जीएसटी देते हैं, ये 35 लाख रुपए अगर आप कहीं और इन्वेस्ट कर दें। और मैं कोई स्पेसिफिक एडवाइस नहीं दूंगा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या गोल्ड में करें या कहां करें, वो आपका चॉइस है। वो पैसा आप कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं और उसी 1 करोड़ के घर में आप रेंट पे रहते हैं, और रेंट और ईएमआई का जो गैप आएगा, मैं रफली 1 करोड़ के घर को लेकर चल रहा हूं क्योंकि इससे कम में कोई प्रॉपर्टी टॉप टियर सिटीज में अवेलेबल नहीं है। ये जो गैप आएगा उसको आप इन्वेस्ट करते चले जाएं। अब आप कहेंगे रेंट हर साल बढ़ता है 10%। आप हर साल रेंट और ईएमआई का जो गैप कम होगा, 10% इन्वेस्टमेंट को कम करते चले जाएं। 20 साल के बाद आपका इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कॉर्पस होगा कि आप उसी पैसे से, उसी घर को खरीदने के बाद भी
कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आपकी जेब में होंगे। तो ये लिवरेज है या लायबिलिटी है, ये आप तय करें। एक दूसरा आर्गुमेंट दिया जाता है कि होम लोन जो है एक कंपल्सिव सेविंग है, तो अगर आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड नहीं हैं तो मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे सकता हूं, आप तो होम लोन पे भी डिफॉल्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कर्ज लेकर घर खरीदने के बाद अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाए, क्या आपके घर में वो असेट क्वालिटी है कि आप उसे बेचकर उस ऑब्लिगेशन को पूरा करें? मसलन अगर 1 करोड़ के घर में आपने 80 लाख रुपए का लोन लिया है, आज वो घर डिस्ट्रेस में 1 करोड़ में भी सेल नहीं होगा और बैंक को आपको कम से कम 1.5 करोड़ रुपए देने हैं, क्योंकि बैंक तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखता है। तो क्या ये लिवरेज है या लायबिलिटी है? अब आप पूछेंगे होम लोन लिवरेज किसके लिए है इंडिया में? होम लोन उसके लिए लिवरेज है जिसके पास एडिशनल उतना कॉर्पस है जितना वो बोरो कर रहा है। मसलन कि मैं अपने पैसे से 12% 14% का इंटरेस्ट अर्न कर रहा हूं मार्केट में इन्वेस्ट करके, और एक सस्ता लोन 8-8.5% का मैंने ले रखा है, फिर तो मेरा ये लीवरेज है। कितने लोग हैं इंडिया में जो इस बेंचमार्क पे घर खरीद रहे हैं? 99% इंडियंस की सच्चाई ये नहीं है। 99% इंडियंस एक फेक लाइफस्टाइल के लिए, एक सोशल अप्रूवल के लिए, एक लायबिलिटी को घर ला रहे हैं, एक लायबिलिटी के घर में जा रहे हैं और वो उसको इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं। ये तो कुछ ऐसा ही हो गया कि जैसे कोई बैंक आपको एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच दे इन्वेस्टमेंट बोलकर। वेस्टेड इंटरेस्ट का खेल अपनी जगह है। आपके घर खरीदने का बेनिफिशियरी सब हैं, बिल्डर, बैंक, ब्रोकर, गवर्नमेंट। आप बेनिफिशियरी नहीं हैं। मैं हमेशा इसी बात के खिलाफ बोलता हूं। मैं कहता हूं कि आप अगर छोटे शहर से, गांव से निकलकर बड़े शहर में आए हैं, अगर आपके फाइनेंसेज अलाउ नहीं करते हैं, अगर आपका होम लोन उस तरह का लीवरेज नहीं है कि वो पैसा आप कहीं और अर्न कर रहे हैं, आपको कभी लोन लेकर घर नहीं खरीदना चाहिए। ये एक ऐसा आर्गुमेंट है जो आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली रियल एस्टेट का जो एक बिल्ट एनवायरनमेंट है उसका नैरेटिव इतना स्ट्रांग है क्योंकि उनके पास पैसा है। मीडिया को वो कंट्रोल करते हैं, वो बहुत बड़े एडवर्टाइजर हैं, और इस नैरेटिव ट्रैप में आपको फंसाने के लिए बैंक भी सामने आ जाता है, सरकार भी सामने आ जाती है। नहीं तो आप बताइए, सरकार ने किस और प्रोडक्ट को अलाउ किया है कि प्रोडक्ट बनने के पहले आपको वो बेच दिया जाए? कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट के तैयार होने के पहले आपको बेचना अलाउड है? कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट तैयार नहीं है लेकिन उस पर आपको बैंक लेंडिंग कर रहा है? ये नैरेटिव ट्रैप जो बिल्डर्स का है, इसमें सब बेनिफिशियरी हैं आपको छोड़कर एज ए होम बायर। अब जब मैं ये बातें करता हूं तो मुझसे एक एडिशनल सवाल पूछा जाता है और वो बहुत जरूरी है कि मैं उस बात का आज जवाब दूं। मुझसे पूछा जाता है कि हम रेंट पे, अगर कोई तो घर खरीदेगा ताकि हम उस घर में रेंट पे रहें। जी बिल्कुल, कोई तो खरीदेगा। जो डीप पॉकेट इन्वेस्टर्स हैं, जिनको पैसा पार्क करना है, वो खरीदेंगे। और अगर वो भी नहीं खरीदते हैं, मसलन की रेंटल हाउसेज की शॉर्टेज भी हो जाती है, तो आप लूज नहीं कर रहे हैं। पूछिए कैसे? आप सोचते हैं कि मेरी किसी भी बड़े शहर में लाख रुपए की सैलरी है, अगर रेंट 65,000 70,000 रुपए हो गया तो मैं क्या करूंगा? यह सोचना आपका काम नहीं है। यह सोचना उन वेस्टेड इंटरेस्ट का काम है जो आपको घर बेच रहे हैं या बेचने के लिए आपको कंपेल कर रहे हैं। याद कीजिए यूपीए सरकार का वो दौर जब मनरेगा स्कीम आई थी। कैसे इंडिया के सारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ गैंग अप किया था। उनमें से बहुतों से मेरी पर्सनली बात हुई
और सबका कहना था कि ये जो सोशलिज्म का मॉडल है ये नहीं चलेगा, हमें इंडस्ट्री में लेबर नहीं मिल रहा है, हमें वर्कफोर्स नहीं मिल रहा है। अब कल्पना कीजिए, आपको लगता है कि शहर में आकर नौकरी करना आपकी मजबूरी है। नहीं, यह मजबूरी उन इंडस्ट्रियलिस्ट की है, उन बड़े बिजनेसेस की है जिनको वर्कफोर्स चाहिए। यह देखना उनका काम है कि वर्कफोर्स को एफोर्डेबल घर मिले। यह देखना उनका काम है, सरकार का काम है यह देखना कि वर्कफोर्स को घर मिले। दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में पब्लिक हाउसिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक सिंगापुर का एक क्लासिक एग्जांपल है, जहां सरकार इंश्योर करती है कि आपको रेंटल हाउसिंग मिले। इंडिया में रेंटल हाउसिंग पे कई बार बजट में बात हुई है, कोई उसके बाद रोल आउट नहीं हुआ है उनका प्लान। क्यों? क्योंकि बिल्डर लॉ भी बहुत पावरफुल है। आप सोचिए कि अगर इंडस्ट्रीज को, बड़े बिजनेसेस को वर्कफोर्स नहीं मिलेगा तो यही इंडस्ट्रीज, यही बिजनेसेस सरकार पर प्रेशर डालेंगे रेंटल हाउसिंग के लिए। यही वो इकोसिस्टम क्रिएट करने पे आ जाएंगे कि घर अफोर्डेबल हो जाए। आज वो ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है बड़े शहर का ग्लैमर देखकर आप छोटे शहर से, गांव से निकलकर आ रहे हैं। कभी ऐसे सोचिए, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर हम बड़े शहर में नहीं आए तो छोटे शहरों में, गांव में अपॉर्चुनिटीज कम है, गरीबी है। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे बड़े शहर में 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए का टेक होम सैलरी के बाद भी क्या आप अमीर महसूस करते हैं? क्या आप अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं? आप एक स्ट्रेस भरी जिंदगी जी रहे हैं। तो अगर आपको एक गरीबी की जिंदगी ही चाहिए तो छोटे शहर या गांव की गरीबी तो फार बेटर है। आप बड़े शहर की जो चकाचौंध में इस पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, जिसके बेनिफिशियरी सब हैं, और आपको, आपके साथ मोहरे की तरह सब खेलते हैं। आप जिस दिन ये समझ लेंगे कि एक जो आपको, मैं जब भी किसी डिबेट में जाता हूं और जब मैं रिवर्स कैलकुलेशन फाइनेंशियल करने लगता हूं, पहले तो बिल्डर्स और उनका पूरा इकोसिस्टम मुझे समझाएगा कि घर लीवरेज है, होम लोन सस्ता है, ये है, इतना एप्रिसिएशन है। जब मैं पूरी स्टैटिस्टिक्स के साथ उनको डिमोलिश करना शुरू करता हूं तो वो एकदम से दूसरे ट्रैक पे आ जाते हैं और वो फिर मुझे समझाने की कोशिश करते हैं कि लेकिन घर तो एक इमोशनल एस्पेक्ट है, घर की जरूरत है, घर एक अपना घर सबको चाहिए। तो मैं कहता हूं ये जो आप जिसको इमोशन कह रहे हैं वो इमोशन है या एक कल्चरल कंडीशनिंग है? और ये कल्चरल कंडीशनिंग कौन बना रहा है? बिल्डर और उसका पूरा इकोसिस्टम। ये आपका इमोशन भी नहीं है, मैं तो इसको उधार का इमोशन कहता हूं। होम बाइंग तब तक आपके लिए नहीं है जब तक कि आपका नेटवर्थ इतना नहीं बन जाता है, आपके पास वो फाइनेंशियल नेटवर्थ नहीं बन जाता है जो आपको आपके नेटवर्थ के 35 से 40% के कॉर्पस से एक घर आपको खरीदने में हेल्प करे। उसके बाद आप होम लोन लें, वो आपका लिवरेज है, नहीं तो लायबिलिटी है। और सबसे बड़ी बात है, आप ये भूल जाइए कि बड़े शहरों में नौकरी आपकी जरूरत है। ये जरूरत आपकी नहीं है, ये जरूरत इंडस्ट्रीज की है, बिजनेसेस की है। जिस दिन आप बड़े शहरों में आकर घर खरीदना बंद कर देंगे, उस दिन या तो रेंटल हाउसिंग इवॉल्व हो जाएगा या ये बड़े बिजनेसेस टियर 2, 3 सिटीज में शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। वो आपके लिए विन विन सिचुएशन होगा, क्योंकि वहां प्रॉपर्टी प्राइसेस इतनी जल्दी इस तरीके से आप एप्रिशिएट नहीं करा पाएंगे, एस्केलेट नहीं करा पाएंगे। वहां पे जो एक ग्लोबल एवरेज है कि आपका प्राइस टू इनकम रेशियो 5 साल का ग्रॉस इनकम के बराबर घर का प्राइस होना चाहिए, वहां पे आपको उसमें मिल जाएगा। मैं यहां पे देखता हूं लोग 12 साल, 15 साल, 20 साल के ग्रॉस इनकम पे घर खरीदते हैं। उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है सिर्फ उसके ईएमआई को सर्व करने में। बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेज करने पड़ते हैं उन्हें जिंदगी में, और वो सब किस लिए? कि एक अपना घर हो। वो घर आपका नहीं होता है, बैंक का होता है। और 20 साल बाद जब वो आपके हाथ में आता है
तब तक आप इतना लॉस उठा चुके होते हैं कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर नहीं रह जाता है। सोचिएगा इस बात पे कि आपके घर खरीदने का बेनिफिशियरी कौन है, और मैं क्यों एक सोशल अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूं, एक फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूं कि आपके होम बाइंग का जो ट्रैप है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप लूज कर रहे हैं, बाकी सारे स्टेक होल्डर गेन कर रहे हैं। इस तरह के फाइनेंशियल एजुकेशन की सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने की एक कीमत है, और वो कीमत मैं चुकाता हूं। बिजनेस लॉसेज भी होते हैं। रियल एस्टेट में जर्नलिस्ट के तौर पे कोई बिल्डर ऐसा नहीं है जिसको मुझसे प्रॉब्लम नहीं है। मुझसे वो एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, बट दैट्स ओके। एक फाइनेंशियल एजुकेशन क्रिएट करना, सोशल अवेयर क्रिएट करना एज ए जर्नलिस्ट मेरा कॉन्शियस कहता है मुझे करना चाहिए। अगर आपके पास कोई कॉन्ट्ररी व्यू है कि कैसे लोन लेकर घर खरीदना, अपनी हैसियत से ज्यादा लोन लेकर घर खरीदना बेनिफिशियल है, तो कमेंट में आकर जरूर लिखिएगा। दो ही बातें होंगी, या तो मैं जवाब दूंगा कि आप कैसे गलत हैं, या मैं समझने की कोशिश करूंगा कि मैं कहां गलती कर रहा हूं। जितनी फाइनेंशियल चीजों पे मेरी स्टडी है, जितना रियल एस्टेट मार्केट को मैंने समझा है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह के असेसमेंट में कोई गलती कर रहा हूं। लेकिन मुझे आप लोगों के फीडबैक का, कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।